सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अमेरिका के हिंदू विरोधी चेहरे की, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हिंदू फोबिक चरित्र की और बांग्लादेश के बाद अमेरिका में भी हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों की गोलबंदी की। वैसे तो हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों की गोलबंदी पूरे ग्लोब पर देखी जा सकती है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों की जो गोलबंदी देखी गई उसी की एक झलक अब बांग्लादेश, यूरोप और अमेरिका में भी देखने को मिल रही है। FBI की रिपोर्ट भी बताती है कि अमेरिका में एंटी हिंदू हेट क्राइम बढ़ रहा है। भारतीय मूल के बच्चों और लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। साथ में एक सच यह भी है कि अमेरिका में तकरीबन 1% हिंदू आबादी रहती है, लेकिन देश को मिलने वाले टैक्स में उनका योगदान 5 से 6% है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में टॉप 16 कंपनियों के CEO भारतीय मूल के हैं। ताजा मामला अमेरिका के हर वर्ष निकलने वाली इंडिया डे परेड की झांकी पर लगी रोक का है। इंडिया डे परेड में श्री राम मंदिर की झांकी पर कुछ मुस्लिम संगठनों की आपत्ति के बाद उसे न्यूयॉर्क के मेयर और गवर्नर ने रोकने का असफल प्रयास किया। मुस्लिम संगठनों को इंडिया डे परेड में श्री राम की झांकी निकालने पर आपत्ति थी। मुस्लिम संगठनों का तर्क यह था कि मंदिर की झांकी बाबरी मस्जिद के विध्वंस को महिमा मंडित करता है। उनके इस बेतुके तर्क, दुष्प्रचार और हिंदू घृणा को हर मौके पर देखा जा सकता है और किसी न किसी तरीके से यह उनकी जो हिंदू घृणा है वो सामने आती ही रहती है। राष्ट्रवादी सरकार का विरोध करने का बाइडेन प्रशासन का भी इतिहास रहा है। अमेरिका में हिंदू घृणा की आग को भड़काने का कार्य एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। भारत, बांग्लादेश, यूरोप और अब अमेरिका में भी ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हिंदू घृणा से ग्रसित मुस्लिम और वामपंथी संगठनों ने इससे पहले भी डिसमेंटलिंग हिंदू के नाम से अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में एक सेमिनार का, सीरीज ऑफ सेमिनार्स का कहें तो, आयोजन कर अमेरिका की नई पीढ़ी के हिंदुओं को अपने धर्म से विलग करने की साजिश रची थी, जिसे हिंदू संगठनों के सक्रिय विरोध के कारण सफल नहीं होने दिया गया। तो अब ये झांकी को रोककर अपनी हिंदू घृणा का परिचय दे रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या हिंदुओं के खिलाफ ग्लोबल साजिश हो रही है, क्या अमेरिकी देशों में हिंदू घृणा को साजिशन फैलाया जा रहा है, क्या अमेरिका में हिंदू विरोध सरकार प्रायोजित है, क्या बाइडेन प्रशासन का झांकी में श्री राम मंदिर की झांकी का विरोध करना मोदी का विरोध है, हिंदुस्तान का विरोध है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट इस पूरी घटनाक्रम पे हमने तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद जो है मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। में अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम होता है और उन्हें यहूदी, जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू आदि अन्य धर्मों के लोगों से कोई मतलब नहीं। अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने बीते रविवार को भारत की आजादी के सम्मान का जश्न मनाया था, जिस जश्न में भारत और भारत की परंपरा से जुड़ी झांकियों के साथ साथ अयोध्या की उस पावन राम मंदिर की भी झांकी निकाली गई थी, जो देश विदेश में रहने वाले तमाम हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। लेकिन इंडिया डे परेड के अवसर पर निकाली गई राम मंदिर झांकी से अब अमेरिका में रहने वाले भारतीय मुस्लिमों के साथ जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट और भ्रामक सूचना के सहारे राम मंदिर की झांकी और हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी स्थानीय नेताओं को पत्र लिखने का अभियान शुरू कर दिया, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में मेयर एरिक एडम्स और न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल को लिखी चिट्ठी में अमेरिकी हिंदुओं द्वारा के अध्यक्ष इम्तियाज भी इस झांकी में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन राम मंदिर की झांकी के बारे में पता चलते ही वो भारतीय मूल के होने के बावजूद इंडियन परेड में शामिल नहीं हुए। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका मजहब उनकी राष्ट्रभक्ति के आड़े आ गया। ऐसे में सवाल यह है कि जिन लोगों के लिए हर चीज से बड़ा मजहब है, जिनका मजहब दूसरे धर्मों के खिलाफ हिंसा की सीख देता है, वो लोग विश्व में अपने हितों और अधिकारों की रक्षा का बाजा किस उम्मीद से बजाते हैं। रिपोर्ट सुदर्शन। तो जिस तरीके से अमेरिका में हिंदू का विरोध चल रहा है और श्री राम की झांकी का विरोध किया गया, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। उन सबसे आपका मैं परिचय करवाता हूं। वंदना झिंगन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, शिकागो से हमारे साथ जुड़ेंगी, और अमिताभ VW मित्तल हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद अमेरिका के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। असगर खान हमारे साथ हैं, एडवोकेट असगर खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, और अमितोष पारिक है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत वंदना झिंगन जी से मैं करना चाहूँगा। वंदना जी, ये जो मसला है, इससे पहले भी हम लोगों ने डिसमेंटलिंग हिंदू पे चर्चा की हुई है, और जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, खासतौर पे अमेरिका, यूरोप, पहले तो ये हिंदुस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान में ही देखा जाता था, लेकिन अब
अमेरिका जैसी देशों में भी इस तरीके के मामले जो हैं लगातार आ रहे हैं। क्या आपको लगता है एक ग्लोबल साजिश जो है वो चल रही है हिंदुओं के खिलाफ? नमस्कार। जी नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ, और ये जो आपने सवाल किया है, वंदना जी आपकी आवाज। ऐसा छोटे पर पे हो रहा था। और जब भारत के खिलाफ भी चीज होती है, सीएए की बात करें, तो भी पूरे अमेरिका में प्रदर्शन किए गए जिसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था। और ये संस्थाएं जो हैं, अब कहने को तो आईएएमसी, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की बात करते हैं तो उसमें भारतीय मूल के लोग हैं। और हमारे साथ में जो मेरे भाई हैं अमिताभ मित्तल जी, हमने उसका किस तरह से रिबटल किया था। शिकागो ही सिर्फ एक शहर है और उस पे भी आपने स्पेशल एक शो किया था कि हम जीत पाए थे। और जब सुरेश भाई साहब यहाँ आए थे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के टाइम में, तब भी आपने देखा था, 2017 की मैं बात करती हूँ, तो उस समय भी किस तरह से शिकागो की उस धरती के ऊपर कि हम तो सिर्फ अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दैट वाज हमारी जो दूसरी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस थी शिकागो की धरती पे, उसके सामने भी बिल्कुल आपकी आवाज वंदना जी, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर का नाम नहीं लेगा जी। तो ये जो झांकी की बात करते हैं, इसके लिए बिकॉज एफआईए का एक प्रोसीजर है कि जब भी वो अपना किक ऑफ करते हैं 15 अगस्त की परेड का, वो इंडियन कॉन्सुलेट से करते हैं। और बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था कि हम जो है इस बार, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करके अयोध्या में आए हैं, तो उसी तरह का स्वरूप जो लोग नहीं जा सके तो उनको देख के बहुत खुशी होगी। सब लोग थे और फिर इनका ऑपोजिशन शुरू हो गया, किस तरह से उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं। और इसका डिटेल जो है मैं चाहूंगी, क्योंकि अमिताभ और हम लोग, मैं, अमिताभ, अनुराग जी और प्रीत मित्तल जी, हम 4 लोग यहाँ शिकागो से गए और बाकी लोग अमेरिका के और राज्यों से भी वहां इस परेड में शामिल होने के लिए गए थे। बट अंतिम समय तक हम लोग को ये था कि क्या परमिट मिल पाएगा, क्या हम परेड में शामिल हो पाएंगे, क्या हमारी झांकी। बट सत्यमेव जयते हैं और सत्य की जीत हुई, धर्म की जीत हुई कि हमारी झांकी बहुत ही जोश के साथ में हम लोग का, हाउ वाज द जोश, जोश वाज वेरी हाई। तो बिल्कुल बिल्कुल जोश वाज वेरी हाई। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे उनका जोश भी मुझे लगता है कि है, और उनका जोश भी अभी कम नहीं हुआ है। असगर साहब हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, शायद असगर साहब कहीं चले गए। असगर साहब आए जुड़ेंगे तो मैं उनसे भी बात करूँगा। तब अमिताभ जी के पास चलते हैं। अमिताभ मित्तल जी, अमिताभ जी, जैसा कि वंदना जी कह रहे थे कि आप लोगों का जोश जो है वो बड़ा हाई था, क्या आखिरी टाइम में लग रहा था कि ये चलेगा नहीं चलेगा? क्योंकि हम लोग भी देख रहे थे और हम लोगों को भी इंतजार था कि जिस तरीके से विरोध, और विरोध के बाद जो जो आर्गूमेंट दिया जा रहा था, जो तर्क दिया जा रहा था कि इससे बाबरी विध्वंस का महिमा मंडन होगा, क्या आपको लगता है इस तरीके से चीजें वहां पर चल रही है? ये हिंदू घृणा की पराकाष्ठा है? नमस्कार मुकेश जी, नमस्कार। तो आपके सब जितने भी देखने वाले हैं चैनल को, सबको मेरा नमस्कार, जय श्री राम। आवाज थोड़ी बैठ गई है क्योंकि बहुत ज्यादा में हमने उद्घोष किए जय श्री राम के और भजन गाए। और तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं वर्णमाला को प फ ब ब छ से शुरू करूं, किसको पसंद आएगी, किस बच्चे को समझ में आएगी कि ये क्या सिखा रहे हैं? बिल्कुल। ये नैरेटिव, ये कहानी कि 16वीं शताब्दी का कोई मस्जिद था जिसको विध्वंस किया गया। अगर मैं कहूं कि 4वीं शताब्दी के मंदिर को विध्वंस किया गया, जिसको मस्जिद जन्म स्थान खुद बाबर ने अपने नामा में लिखा है, राइट? किसका जन्म स्थान वो लिख रहे हैं? मंदिर, वाई मस्जिद जन्म स्थान। ये तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी प्रूव हो चुका है, एएसआई के सर्वे से प्रूव हो चुका है कि 4वीं शताब्दी का मंदिर था उस स्ट्रक्चर के नीचे। तो ये जो गिलानी से भारतीय समाज और हिंदू समाज 495 साल की गिलानी में जीता रहा है, उसको खुशी मनाने का कोई अधिकार नहीं है। उसने कोई विध्वंस कार्य नहीं किया, उसने कोई आक्रमणकारी कार्य नहीं किया। 80% की जनसंख्या वाले देश में क्या हिंदू अगर विध्वंसक होते तो कोई भी दूसरा रिलीजन, मजहब ठहर पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारी पेशेंस
और हम किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम भगवान श्री राम को कर रहे हैं। उनको भगवान श्री राम का जो उपाधि है वो किस लिए है? क्योंकि वो सेक्रीफाइस की परिकाष्ठा है। बिल्कुल। उन्होंने अपने पिता के सौतेली माँ को दिए हुए वचन का पालन किया। आजकल बच्चे अपने बाप को वचन देकर पालन नहीं करते। हम उस श्री राम को इसलिए पूछते हैं, वो हमारे आइडल है। वो हमारे आइडल सबके हैं। वो पूरे विश्व के लिए आइडल है, क्योंकि वो अल्टीमेट सेक्रीफाइस की एक के बाद एक के बाद एक। और हम राम भक्त हैं। हमें मुश्किलें आएंगी क्योंकि आसुरी शक्ति और जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो हम पर अटैक करती है। हनुमान जी ने सागर तट से लंका तक छलांग लगाई तो रास्ते में उनके भी 4 कठिनाइयां आई थी। ऐसे नहीं कि वो छलांग लगाए सीधे लंका पहुंच गए, लंका जला दी। नहीं भाई, उनको भी युद्ध करना पड़ा। लंका में माता को मिलने के बाद भी युद्ध करना पड़ा। तो ये मुसीबतें हमें आ रही हैं, हमें उनसे बिल्कुल आ रही है। मित्तल जी, एक चीज और लोग जानना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे कि ये जो शुरुआत हुई विरोध की, वो शुरुआत कहाँ से हुई और इसका अंत कैसे, विजयश्री कैसे मिली और कौन कौन लोग थे उसमें, किसकी क्या भूमिका थी, मेयर की क्या भूमिका थी? वंदना जी हंस रही हैं जो कैसे, तो मतलब इस पे, क्योंकि हम लोग बहुत चिंतित थे यहाँ पर जब हर एक डेवलपमेंट को ट्रैक कर रहे थे हम लोग। तो मैं जरा जानना चाहता हूँ वो स्टोरी जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से क्या हुआ, किसका क्या कहना था, क्योंकि तर्क तो बड़े बेतुके दिए जा रहे थे उधर से। देखिए, अगर मैं आपके पास आऊं जी। और कहूं कि ये जो VHV कर रही है या FIA कर रही है वो गलत है, मैं आपको डेटा दिखाऊं जो मैंने खुद बनाया है, और मैं कहूं कि मेरी ये 26 ऑर्गेनाइजेशन हैं। जब हमने, जैसे वंदना जी ने बताया, CAA का हमने विरोध किया शिकागो में, तो जब हमने देखा कि 26 ऑर्गेनाइजेशंस के सिग्नेचर हैं लेटर पे, जो मेयर को दिखाया गया, जो सिटी काउंसिल को दिखाया गया, 17 ऑर्गेनाइजेशन उसमें से फेक है। वो ऑन पेपर भी नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो ये 4-5 लोगों का गुट ये जाता है, झूठ बोलता है। आपको अगर झूठ ही बार बार बोला जाए और सच बोलने वाला आए नहीं, तो सच का डंका सिर्फ एक बार बजता है। बिल्कुल। फ्राइडे तक 16 तारीख तक हमें था कि मेयर का स्टेटमेंट है, परेड नहीं होगी, झांकी नहीं सम्मिलित होगी। हमने अपना कैंपेन सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे सुबह 8 बजे शुरू किया, जवाब सत्य का देना शुरू किया। 8 बजे से लेकर 6 घंटे में 2 बजे मेयर के ऑफिस से फोन आ गया हमारे FIA को कि भाई हमें मैसेज देना बंद कीजिए। हमें 900 चिट्ठी आई थी तो हमने इसका कहा कि ये गलत है। हाँ। आपने तो हजारों चिट्ठियां भेज दी। मैंने कहा हम बंद नहीं करेंगे। आपने कहा था कि 900 चिट्ठियां मिली हैं परेड को अपोज करने के लिए। हमने प्रण लिया है, हम 19,000 चिट्ठियां भेजेंगे। जब तक वो डिलीवर नहीं होगी हम बंद नहीं करेंगे। शाम को 6 बजे मैंने बोला कितनी चिट्ठियां चली गई? बोलते हैं 20,000 चली। मैंने कहा बंद कर दो भाई। फिर मैंने FIA को फोन करके माफी मांगी कि भाई गलती हो गई, मैंने 19,000 का प्रण लिया था, 20,000 चिट्ठियां चली गई। तो उसके बाद जो हमारे IT का काम करते हैं लड़के, उसका मैसेज आया कि अमिताभ जी गलती हो गई, एक लिंक छूट गया था। 9,000 उससे भी चली गई। तो टोटल 900 चिट्ठियों के जवाब में हिंदू समाज ने 29,000 मैसेज 51 से अधिक सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, न्यूयॉर्क सिटी के सारे ऑफिशियल्स को भेजे हैं। हर को 29,000 चिट्ठियां मिली हैं। सत्य का डंका सिर्फ एक बार बजता है और सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 29,000 चिट्ठियों से हमने जवाब दिया। तो मेयर को नमस्कार करके एक्सेप्ट करना मतलब ये कि 100 सुनार की एक लोहार की, एक बार आपने एक मोटा दिया सारा योग। हमारे साथ अमितोष पारीख भी है। अमितोष पारीख पेशे से लॉयर भी हैं, अधिवक्ता हैं और युवा हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत ही अच्छी समझ रखते हैं इन सब मसलों पे। और अमितोष को आज मैं जब जोड़ रहा था तो अमितोष का मैसेज हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर के पास आया था कि इसमें मैं क्या बोलूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर जो भारत में है उनको भी बोलना चाहिए। कि मैंने इसलिए बताया कि जिस तरीके से अमेरिका में देखिए कितना जोश है, जहाँ 900 के मुकाबले जो है 29,000 चिट्ठियां भेज दी गई हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बहुत सारे ऐसे मसलों में यहाँ वाली उतनी एक्टिव नहीं हो पाती, उतना ज़्यादा तुरंत जो है रिस्पॉन्ड जो करना चाहिए था वो, जबकि संगठन आपका यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर लोग हैं ज़्यादा, यहाँ पर फॉलोअर्स आ, लेकिन उस तरीके की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं आ पाती है। मैंने इसीलिए कहा कि एक बार आप सुनेंगे तो शायद आपको लगेगा जी कि इस तरीके से काम करना चाहिए हमें भी। अमितोष
नहीं, बिल्कुल मुकेश जी, और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे महासचिव जी का और वंदना जी का कि जिस तरह से हिंदू का संस्कार सभ्यता रही है और इतिहास रहा है कि हमने कभी भी हिंसक होके नहीं बल्कि शांतिपूर्वक होके कानूनी रूप से लड़ाई लड़के अपने अधिकार को पाया है। और वही उदाहरण इन लोगों ने वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेट करा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। लेकिन हम मुद्दे पर आते हैं मुकेश जी, तो आप देखिए कि 3 लेवल के ऊपर में वहां पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और मेरे साथ जो वरिष्ठ पैनलिस्ट है वो भी उसको करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली कंट्रोवर्सी हुई राम मंदिर की झांकी को फ्लोट करना, और ये कहा गया इंडियन अमेरिकन काउंसिल की तरफ से कि राम मंदिर को दिखाना मतलब ये कि हिस्टोरिक डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के ऊपर में एक इतिहास जो ब्लडी हिस्ट्री बनाई गई थी उसको क्रिएट करना है। लेकिन वो भूल गए कि 9 नवंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से 500 वर्ष की लड़ाई का फैसला आस्था पे नहीं बल्कि अधिकार के ऊपर में निश्चित करा गया और वो जन्मभूमि राम जन्मभूमि मानी गई, जिसके 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पूरे हर हिंदू ने, हर भारत के अधिकारी ने, बल्कि भारत नहीं विश्व में, मुझे याद है मुकेश जी आपके माध्यम से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी सब लोग उसकी राम की प्रतिष्ठा को देख रहे थे। तो ये तय हुआ कि राम अस्मिता का, सामाजिक समरसता का, राष्ट्रीय एकात्मकता का और आत्मा का भाव है, ना कि सिर्फ एक जीता जागता उदाहरण जैसे बाबरी मस्जिद का ढांचा था। अब दूसरा इशू आया, वो आया बैप्स के ऊपर में। ये कहा गया कि उसमें बैप्स के ऊपर में फोर्स माइग्रेशन लेबर के ऊपर में इश्यूज क्रिएट कर गया और फोर्स लेबर क्रिएट करी। लेकिन वो इस बात को प्रोपेगेंडा को भूल गए कि नैरेटिव इतना फॉल्स था कि कईयों ने तो अपनी विड्रॉ कर ली कंप्लेंट और ये बोला गया हमें जबरदस्ती उस कंप्लेंट को करवाया गया था, बल्कि हम पे किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था। तीसरा जो उन्हें एक प्रोपेगेंडा सेट करा अपने लेटर के माध्यम से एरिक एडम्स को, एनवाईसी मेयर को। अमितोष आपकी आवाज मुझे लग रहा है कि नेटवर्क में जी अमितोष बोलिए। तीसरा जो प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा सेट करा मुकेश सर, वो ये था कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मिलिटेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया वो डिक्लेयर्ड है। और वो इस बात को भूल गए कि 4 जून 2018 को डिक्लेयर हुआ था लिस्ट में और 25 जून 2018 मतलब पूरा मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उस चीज को वापस से रिकॉल करके उस लिस्ट से उसको हटा दिया गया। ये कार्यक्रम एक सर्व हिंदू समाज का कार्यक्रम था जहां पे इंडियन जूइश कम्युनिटी ने भी पार्टिसिपेट करा। और ये प्रोपोगेंडा बनाने वाले तब का चले जाते हैं जब बर्लिन की सड़कें, जर्मनी की सड़कें, पेरिस की सड़कें, डेनमार्क की, यूएसए, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, टाउन हॉल, सब जगहों पे जब प्रो फलस्तीन के नारे लगाए जाते हैं, लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। कहां चले जाते हैं जब बैन होने के बावजूद भी ये सड़कों पे उतरते हैं, जैसे पेरिस के अंदर में। मुझे लगता है इंडिया डे परेड एक विश्व को ये दिखाता है कि भारत एक शांति का प्रतीक है। जिस तरह से हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमने आस्था की लड़ाई लड़ी और आज भी राम एक एक के जन्म में है, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो। इसलिए मैं साधुवाद करता हूँ इस परेड को निकले की, उसका धन्यवाद भी करता हूँ। जी असगर खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट ही हैं और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। असगर साहब अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके का विरोध वहाँ पर किया है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया, हालांकि वो विरोध सफल नहीं रहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि राम के मंदिर से, राम की मूर्ति से, राम के नाम से ये नफरत किस हद तक जाएगी? देखिए मुकेश भाई जी, पहले तो ये सब कुछ हमारे मुल्क में ना हुआ और ना आसानी से हो सकता। हम दूसरे मुल्क की बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते, वहाँ क्यों हुआ कैसे हुआ, हम अपने मुल्क की बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि डिबेट है और दूसरे मुल्क में हुए वाकये की, हादसा तो नहीं कहेंगे, वाकये की एक डिबेट है, तो उसमें जाहिर बात है कि सवाल जवाब तो बनते हैं। तो इसमें जो इसको अपोज किया था ऑर्गेनाइजेशन, वो अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और साथ ही साथ हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट, ये तीनों मौजूद थी। ऐसा नहीं है साहब वो खाली मुस्लिम से नहीं किया था और सबने कुछ धर्मनिरपेक्ष लोग भी थे। नहीं बिल्कुल सही बोला आपने, गलत तो नहीं बोला? नहीं बिल्कुल, कुछ धर्मनिरपेक्ष लोग भी थे। हाँ मुसलमान थे, धर्मनिरपेक्ष थे। वो मुसलमानों के साथ नहीं आएगा धर्मनिरपेक्ष। अगर मुसलमानों को कहे तो नहीं साहब ये तो बिल्कुल क्रिमिनल है। हाँ, ठीक है, बाद में तो फिर वही धर्मनिरपेक्ष लोग मुस्लिम बनते हैं ना। हम कितना भी कहेंगे नहीं हम सब भाई हैं, लेकिन फिर भी शक की नजर से देखा जाता है। अब ये एक अलग बात है क्यों, क्या और कैसे। उसके अलावा भी देखिए, अब ये एक परेड जब हम इंडिपेंडेंट को लेके बात कर रहे हैं, राम मंदिर हो चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, काशी मंदिर हो, कोई भी हो, काशी की मस्जिद हो, ये सब जो है कोई फ्रीडम के सिंबल नहीं है। अगर आप वहां पे ले रहे, कोई इसको एतराज कर,
आप फ्रीडम के सिंबल पे बात करिए, वो दिखाइए, उस पर परेड करिए, उसको लेके आइए सामने। ये फ्रीडम का कोई सिंबल नहीं है, ये बात आपको मानना पड़ेगी। तो हम उन चीजों को ले रहे हैं जो जिन चीजों की उस परेड में जरूरत नहीं है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं और उस पर कोई अगर एतराज भी करते तो मैं समझता हूँ कि कोई एतराज की बात नहीं है। तो ये सब चीजें हैं कि भाई ये अच्छा। दूसरी फिर ये कि हम अभी भी, मैं आज फिर वही बात कहता हूँ जो मैं हमेशा मुकेश भाई आपसे कहता रहा हूँ, अगर ये है भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा या किसी इंडिविजुअल ने किया ये, तो उसको लेकर हम उसको धर्म से फिर भी नहीं जोड़ सकते। हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन से या उनके किसी इंडिविजुअल से जो बात करते हैं उनसे जोड़ सकते हैं। जैसे अभी इसमें आपने ये भी देखा, इसराइल का झंडा लेके वो वहां पे साहब कई लोग आ गए आगे, ये वहां पे हुआ, कोई आपके इसमें आ गया, आपने उसके लिए कोई जिक्र भी नहीं किया, आप तो कहती हैं हमें सपोर्ट में आए थे। यही चीज अगर हमारे हिंदुस्तान में होती है, अगर कोई पार्लियामेंट में या कहीं भी खड़े होके फिलिस्तीन जिंदाबाद की बात कह के चला जाता है तो कहते हैं इनके खिलाफ केस रजिस्टर करो, झंडा दिखा देता है तो कहते हैं इनको अरेस्ट करो। तो ये नहीं, ठीक है, ये तो आप बहुत आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं। जो संविधान जो है वो नियम के हिसाब से है ना। वंदना जी कुछ बोलना चाह रही है, अमिताभ जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक कभी लेने का समय है, तुरंत लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वंदना जी जो जवाब देना चाहती हैं असगर साहब को वो जवाब देंगे, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा जारी है और हमारे साथ चारों पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। वंदना जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। असगर खान साहब ने जो कहा उसका जवाब आप देना चाह रही थी। जी वंदना जी। वंदना जी शायद नेटवर्क में नहीं है, सिंबल नहीं है जी हैं। तो ये हम अमेरिका में रह रहे हैं तो इनको बताना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो है अमेरिका में हमको अधिकार देता है। तो शायद इनको ज्ञान नहीं, उसके विषय में मैं इनको बताना चाह रही थी। और दूसरी बात ये जो है, जो साइलेंट हमारी जो मेजॉरिटी है ना, उसकी वजह से ही वायलेंट माइनॉरिटी जीतती है। जिन संस्थाओं ने वो पेपर लिख करके इतनी बड़ी चिट्ठी दी थी जिसका इन्होंने नाम लिया, जब बात आई उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पर आप जान के, मैं इन्हीं को बताना चाह रही हूँ, वहां उस दिन कितने बच्चों को भेजा? मेरे ख्याल 9-10 बच्चे थे जिनको शायद हायर किया गया होगा $10-20 में। जिन लोग सिग्नेटरीज थे, जो संस्थाएं बता रहे हैं, उनका कोई भी सिग्नेटरी अगर थे आप सीनियर लेवल पे तो आप क्यों नहीं आए वहां पे? तब आप आते ना। बच्चों को आपने वहां खड़ा कर दिया, क्या आप दिखाना चाह रहे थे? और ये हम पहली बार नहीं देखा है, ये हम बार बार यहाँ हम देख रहे हैं कि जब भी कुछ ऐसा होता है। अब जो नेटवर्क का कुछ लगता है वंदना जी के यहाँ साथ नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। अगर अमिताभ जी, अगर आपको वंदना जी शायद आपका तो ये जवाब जी आपका नेटवर्क बार बार आवाज़ जो है वो ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अमिताभ जी के पास आऊँगा, अमिताभ जी भी कुछ जवाब देना चाह रहे थे। अमिताभ जी। धन्यवाद। शहजाद जी ने मेरा पॉइंट जो है ना उसको प्रूव किया है। थोड़ा सा मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि 26 ऑर्गेनाइजेशंस ने सीएए का विरोध किया था। जब हमने उसको वेरीफाई किया तो 17 उनमें से पेपर पे भी नहीं थी, सिर्फ नाम थे उनके सिग्नेटरीज। ऑर्गेनाइजेशन पूरा ऐसा लगता है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। शेल कंपनी नहीं बोलेंगे उनको, इमेजिनरी कंपनीज बोलेंगे। शेल कंपनी तो फिर भी कहीं एग्जिस्ट करती है। तो ये फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये ट्रबल मेकर हैं। और मैं एक बहुत बड़ा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कोविड का। कोविड के समय में वीएचपी ने शिकागो से सबसे पहले ऑक्सीजन जनरेटर भारत पहुंचाए थे। $3 मिलियन की मशीनरी हमने यहाँ से स्पेशल जहाज अरेंज किया गया एयर इंडिया की ओर से। जब पता चला कि ये जो जहाज जाता है उसमें फिट नहीं आएंगे तो उन्होंने स्पेशल कार्गो बड़े डोर वाला जहाज अरेंज किया और भारत में हमने तुरंत सेकंड वेव में मशीनें पहुंचाई। जब वो मशीनें पहुंचाई गई तो वीएचपीए के तौर से हमें इंचार्ज दिया गया कि सब शिपमेंट्स को हम भारत भेजेंगे जो यहाँ से जाएंगे। उस समय मैं 3 रात तक से वीएचपी के सेंटर में रहा। किसी ने भी कोई भी सहायता भारत के लिए भेजनी है, चाहे वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी हो, हमने किसी का नहीं देखा। सबका कार्गो सपोर्ट सम्मान हमने भारत भिजवाया, तुरंत भिजवाया। आपको मजेदार बात ये बताता हूँ, शहजाद जी सुन लीजिए। 1-2 महीने के बाद मुझे एक लॉ सूट आया
VHPA के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि VHPA हमारे खिलाफ झूठ प्रचार कर रही है, हम आपको सू करेंगे कि हमने कोविड में सहायता नहीं की। किसको सू कर रहे हैं? अमिताभ मित्तल को, क्योंकि मैं महासचिव VHPA। इतना बड़ा कोथा केस का सारी फाइल में उसको देख रहा हूं और मैं हंस रहा हूं, क्योंकि जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट है उस पे सब पे मेरे सिग्नेचर है, क्योंकि हर शिपमेंट को मैंने भेजा है खुद। उसके बाद एक और लिफाफा आता है मुकेश जी, उसमें वही ऑर्गेनाइजेशन मुझे अवार्ड दे रही है, सम्मान कर रही है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ की, कि आपने हमारी मदद की, थैंक यू सो मच, इतना बड़ा प्लाक भेजा मुझे। तो मतलब ये जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उनको खत्म करने की जरूरत है, बिकॉज वो समाज में घृणा फैला रहे हैं। हम सब खुश रहना चाहते हैं, सेक्युलर रहना चाहते हैं, सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। ये फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस को कंडेम करना बहुत जरूरी है। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट 5 लोग नहीं है उसमें, पूरे विश्व में विश्व फैलाने का काम है उनका। और उनका भी नाम इसमें जोड़ दिया गया। फैलाने का काम है उनका, 5 लोग नहीं है उनके प्रोग्राम में। बच्चों को भेजते हैं, जैसे वंदना जी ने कहा, 16, 17, 20 साल की सबसे बड़ी उम्र का कोई बच्चा होगा, उनके ग्रुप में झंडे लेकर जा रहे हैं। उनको अपनी आइडियोलॉजी तक नहीं पता है, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो फलस्तीन की बात भी कर रहे हैं, वो गाजा की बात भी कर रहे हैं, वो चाइनीज की भी बात कर रहे हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप वर्णमाला को पफा भा से शुरू नहीं कर सकते, आपको आप पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज अमिताभ जी, वंदना जी, मैं आप दोनों से चाहूंगा, और अमितोष और जो असगर साहब, उनसे भी जानना चाहूँगा, जो अभी जो बांग्लादेश में जो चीज़ हो, जिस तरीके उसमें अमेरिका की रोल की बात हो रही है कि अमेरिका ने ऐसा करवाया, और कुछ जो भारत के जो लोग हैं, भारत पे विपक्ष जो है, वो ये कह रहा है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी है और यहाँ भी उसी तरीके का तख्ता पलट जो होना चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिकी हाथ जो है वो बताया जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं, अभी कुछ जगह पर मैंने अभी जब रिसर्च में कर रहा था तो उसमें यह भी आया कि ये सारी चीज़ें जो है बांग्लादेश में जो भी हुआ, उसके बाद शेख हसीना को भारत ने अपने यहाँ रख लिया, इसको लेकर के अमेरिका खुश नहीं है भारत के प्रति, और शायद यह भी एक वजह है कि अमेरिका में हिंदू घृणा की जो बातें चल रही है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक सपोर्ट जो है वो अमेरिका में मिल जा रहा है अभी। क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या वहाँ पर की जो राजनीति है, अमेरिका में जो राजनीति अभी चल रही है, क्या वो हिंदू घृणा को सपोर्ट कर रही है? अमिताभ जी। वही जी, ये यहाँ पर तो डेड साइलेंस है मीडिया का बांग्लादेश की इशू में। आप यहाँ के अखबार पढ़ेंगे, CNN का रिपोर्ट देखेंगे, उसमें कोई न्यूज नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, हिंदुओं पर क्या, किसी पर भी कोई वहाँ राइट ही नहीं हो रहा। यहाँ का नैरेटिव तो कुछ और ही है जो इन्होंने बनाया है कि एक डिक्टेटर को रिमूव कर दिया गया है और एक नोबेल लॉरिएट अब प्रेसिडेंट है। तो यहाँ की जनता को कुछ नहीं पता है, हमको आपस में पता है। अब मैं उसकी बात करूं तो फिर वही बात हो जाएगी कि मैं घृणा फैला रहा हूँ, क्योंकि वो बोलेंगे तथ्य क्या है। ये CNN का रिपोर्ट देखिए, वो तो कह रहे हैं नोबेल लॉरिएट इज द प्रेसिडेंट नाउ ऑफ द कंट्री। आप कैसे बोल रहे हैं कि वहां शांति नहीं है? वो तो शांति का अवार्ड लेने वाला आदमी, वो उसको आपने प्रेसिडेंट बनाया है, वहां तो शांति है, तुम घृणा फैला रहे हो, राइट? तो हमारा डिस्कनेक्ट है उसमें, अमेरिकन ऑडियंस को पहुंचना बिल्कुल। अमेरिका की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। हिंदुओं की इतनी बड़ी वहां पर हत्या हुई, हिंदुओं के खिलाफ जो है वहां पर रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज घटनाएं हो रही है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई नहीं आया कि मीडिया यहाँ का बिल्कुल साइलेंट है। मीडिया का ये नैरेटिव यहाँ पर अमेरिका में है कि एक डिक्टेटर जिसने किसी भी दूसरी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उसको आउस्ट किया गया है, लोगों के द्वारा आउस्ट किया गया है। 19 जुलाई को कोई स्टूडेंट को गोली लगी थी, उसके कारण ये विरोध हुए हैं। और अब एक ये तो वही नैरेटिव है जो अमेरिका जो फैलाना चाह रहा है, ये तो अमेरिका के नैरेटिव। लेकिन ऑफिशियली जो है, एक अमेरिका को एक तो ऑफिशियली कोई बयान, उन्होंने केवल स्टेटमेंट क्या दिया, स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। भाई स्थिति पे नजर बनाए हुए क्या भी इतने हिंदुओं की वहां पर हत्या, 1000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हो गई, वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा, फिर भी आपका एक भी स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं आया। वंदना जी, इस पर क्या कहें? क्या आपको लगता है कि वहाँ की राजनीति, जो अमेरिका में जो अभी राजनीति है, या जो सत्तारूढ़ दल है वहाँ पे, वो किसी भी राष्ट्रवादी सरकार के नहीं देखना चाहती? कोई भी राष्ट्रवादी सरकार उनके एजेंडे में नहीं है या उनको सूट नहीं करती? देखिए, आज का युग एक ऐसा है मुकेश कि कुछ भी छुपता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये जो है 20 साल पुरानी स्थिति नहीं है, ये 30 साल पुरानी स्थिति नहीं है। हम उस युग में रह रहे हैं कि आपके यहाँ जो कार्य बुधवार को होता है, हमें मंगलवार की रात को ही मालूम चल जाता है।
तो वी आर लिविंग इन दैट एरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जो कैलकुलेशन हो रही है, जिनको इन्होंने निकाला है, शेख हसीना की अगर आप बात करें, वो कितनी मेजॉरिटी से खुद जीत करके आई हैं, और उनके टाइम में बांग्लादेश में कितना ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है, अगर आप जीडीपी की भी बात करें। बिल्कुल। बट यहाँ राजीव मल्होत्रा की एक पुस्तक है, स्नेक्स विद इन गंगा, तो ये सब जगह पाए जाते हैं, गंगा जी में सांप सब जगह पाए जाते हैं, भारत में भी। और एक मैं ना अपने जो स्कॉलर हैं असगर जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने ये कहा कि हम जो है ना पार्लियामेंट हाउस में यहां जाकर के जय भारत नहीं बोलते हैं, ये बात याद रखने की है। जैसे वहां जय फिलिस्तीन बोल दिया गया था, हम सड़कों में वंदे भारत की, जब हम अपना स्वतंत्रता की वो निकालते हैं, आज तक जो है इंडो यूएस फ्रेंडशिप की हम बात करते हैं, और हम उसको कहते हैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। सो ये जो है, जिस देश में हम अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों में एक संतुलन बनाते हैं और दोनों के लिए कार्य करते हैं, तो ये बहुत जरूरी जानना है। हम इस तरह से नहीं कि 100,000 लोग जो है शिकागो की धरती पर आकर के जो है, जब यहाँ आप आकर के एज अ माइग्रेंट आप आते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो यहाँ के लिए भी आपका एक कर्तव्य है, हम उस समाज से आए हैं, ये बहुत जरूरी है कहना। बिल्कुल बिल्कुल, यही सोच जो है आदमी को डिफरेंट बनाता है। असगर साहब कुछ कहेंगे? जी, हमारी बहन ने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि जो हम सड़कों पे कह सकते हैं, फिर वो हम पार्लियामेंट पे भी क्यों नहीं कह सकते? कहना चाहिए। अगर जो सड़कों पे जो अपने घर में कह सकते हैं, या तो हम कहीं भी गलत ना बोलें, इसलिए मतलब हम अपने घर पे, अपनी सड़कों पे, अपने मुल्क में गलत बोल सकते हैं, पार्लियामेंट में डर के बारे नहीं बोल सकते। किस बात का डर है? जो सड़कों पे कहते हैं वो पार्लियामेंट में भी कहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ तो सड़कों पे भी नहीं छोड़ा जा रहा है, चलिए पार्लियामेंट की बात छोड़ देते हैं हम पार्लियामेंट की बात। 2-3 सवाल अभी मेरे सामने आए, जैसे ये मेरे दोस्त हैं, अभी अभितोष साहब ने भी कहा कि साहब, चूंकि उस वक्त मैं सुन रहा था, वो मैं शामिल हुआ, फिर बात रह गई वो अधूरी, कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने बताया कि ये आस्था पे नहीं था, अब एविडेंस पे था, कोर्ट ने खुद लिखा है उसमें कि हम आस्था पे कर रहे हैं। भाई आप कैसे कह रहे हैं? आप जो चीज कोर्ट ने लिखी है, आप बिल्कुल उसको उल्टा बोल रहे हैं। कोर्ट ने उस 1144 पेज उसमें लिखा है फैसले में कि हम इसको आस्था पे और ऐसे ऐसे हम डिवाइड कर रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जिस फ्रीडम की आप बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जो विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा कि साहब ये फ्रीडम एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो जब इनकी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकती है, तो साहब इनकी क्यों नहीं हो सकती? जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके साथ में ये हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो आवाज उठाई, इनकी क्यों नहीं हो सकती? सब एक ही जो बात वो कह रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो किसी तो की कह सकते घटना हैं पे अपनी बात, आधारित है। लेकिन मुस्लिम और हिंदू जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं कह सकती। जहां तक एक सवाल ये, एक चीज अभी अभी हमारे दोस्त यहाँ अमिताभ साहब बैठे, मित्तल साहब, आपने भी कहा कोविड के, देखिए वैसे तो खैर ये कोविड का नहीं, उसके लिए तो एक अलग से डिबेट होना चाहिए। सारी दुनिया ने एक दूसरे की मदद की। मैं आपको, अगर आप ये कहना चाहते हैं, तो यूनाइटेड अरब दुबई से यहाँ पे 480 480 बाई पाइप के जनरेटर और तमाम बहुत सारी चीजें यहाँ करोड़ों अरबों रुपए की आई दूसरे मुल्कों से। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने मियाँ खुद अपने मुंह मियाँ मिट्टी बने। और ये बात बहुत अच्छी थी उस वक्त, किसी ने भी, मित्तल मैं साहब भी कुछ उसमें दूसरी शामिल बात हुआ, कह आप भी रहे थे, शामिल आप हैं। उसको ये दूसरे भाई अंदाज में ले नहीं, रहे हैं। मुझे भाई उस वक्त को याद करना चाहिए, उसमें सब शामिल है, आप भी और मैं भी। किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हम खुद जाते थे कॉलोनीज में, अपने जो भी हमारे जेब में था बांटने के लिए जाते थे। हमने कभी किसी से, किसी ने भी उस समय की बातें याद ना दिलवाएं सर। जमात ने क्या क्या किया था, हम लोगों ने झेला है, हम लोगों ने बहुत देखा है। अमिताभ मित्तल साहब जवाब देना चाह रहे हैं। अमिताभ जी साहब ने जो बात हाँ कही, जी शहजाद जी, आप मेरी बात का मैं गलत कह रहा मतलब हूँ, समझ गए हैं। मेरी नहीं नहीं, बात आपने गलत समझी है, मैं वो तरस करना चाहूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि हमने किसी ने मदद नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ सब मिलके काम कर रहे थे। सब और ये मिल जो कर रहे फ्रिंज थे। ऑर्गेनाइजेशन है, ये जहर फैलाती है।
मित्तल साहब आपको बताऊं, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हुआ। एक जमात जो ऐसी जमात है जो पूरी दुनिया में उसके बारे में कुछ गलत कहा ही नहीं जा सकता, चलिए, उस जमात को उठा के जेल में डाल दिया गया और बाद में फिर उन्हीं की गजब तारीफ गजब की गई। गजब बात कर रहे हैं, तारीफ गजब की गई गजब कि बात साहब कर रहे हैं। अरे असगर साहब, उसके खिलाफ तो बाकायदा वीडियोस आए थे, अरे जेल में वीडियो डाल आए दिया थे गया। ना, कोई जो नॉर्म्स थे, जो कानून planted थे, वीडियो- उस कानून के हिसाब से डाला गया था। अरे मुकेश भाई, वो प्लांटेड वीडियो आए थे तो बाद में आपने तारीफ क्यों करी उनकी कि नहीं, इन्होंने planted- प्लाज्मा दिया है। प्लांटेड कुछ प्लांटेड थे, उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीजें जैसे बिल्कुल फैक्ट्स थी और उन पे सजा भी हुई, उनको जेल भी हुई। अब ऐसा नहीं है कि सारे फेक जेल नहीं हुई, उसमें से एक को बता दिया किसी को जेल हुई हो, उनको सबको बरी किया गया, उन पे ट्रायल नहीं हुआ, उनको डिस्चार्ज किया गया और माफी के साथ किया गया कि इनके साथ गलत हुआ। चलो, मैं अमितोष जी के पास। अमितोष जी, बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं और उसमें अमेरिका का जो हाथ बताया जा रहा है, और कुछ जो भारत के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब जो बांग्लादेश में हुआ वही भारत में भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके की मानसिकता जो आज के दौर में हो रही है, ये चीज़ें जो है आगे चल करके सीमा के बाहर भी हो रही है और इसीलिए कभी अमेरिका में, कभी यूरोप में, कभी दूसरे देशों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल जा रही हैं? मुकेश जी, ये तब हो रही है जो इस्लामिक नेशन है वो सेक्युलर से चालू होते हैं और अपने प्रियम्बल में इस्लामिक बदल लेते हैं बहुत जल्दी, और वहाँ एथनिक माइनॉरिटीज की हालत होती है। असगर खान साहब यहाँ पे हिंदू के लिए चुप तो है, लेकिन वो भूल जाएंगे कि पाकिस्तान में अहमदियों के साथ क्या हो रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान के कोर्ट ने अहमदियों के लिए रिलीजियस ऑफ फ्रीडम का जजमेंट दिया है, पूरी सड़कों पे भीड़ उतर गई, चीफ जस्टिस के विरुद्ध में वो मारने की धमकी दे दी गई। ये एथनिक माइनॉरिटीज के साथ हर देश के अंदर में करा जा रहा है, और जो सेक्युलर कहलाते हैं अपने आप को, अभी असगर खान साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम ये भारत के बाहर का मसला है, हम इस पे नहीं बोलेंगे। तो आप प्रो फलस्तीन के नारों को तो सपोर्ट करने पार्लियामेंट के अंदर में खड़े हो जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मरते हैं तो आप चुप्पी थाम लेते हैं। ये तानाशाही का नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। जैसा खिलाफत मूवमेंट हमारे यहाँ क्यों हुआ भाई? वो तो टर्की का मामला था, हमारे यहाँ खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ? अगर अब ऐसा है तो मुकेश साहब, टर्की के अंदर में ऑटोमन एम्पायर था, खिलाफत मूवमेंट यहाँ हो गया, और उसकी आड़ में मोपला दंगे हो गए 1921 के अंदर में। ये वो लोग हैं जो अपने आप को सेक्युलर की आड़ में छुपाते हुए कहते हैं। और एक और इन्हें पॉइंट उठाया था मुकेश सर, वो पॉइंट उठाया था कि क्यों इंडियन अमेरिकन काउंसिल को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। तो मैं बताता हूँ असगर खान साहब क्यों नहीं है। अगर आप रिसर्च करके आते हैं, जिस तरह से आपने यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स की और अपने पक्ष बताने के लिए जमातों को सपोर्ट करने के लिए कर ली, थोड़ी इनके लिए भी कर लेते। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा क्या है? आप बताइए, आप कुछ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? करिए, मैंने आप बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है अपने एक्सप्रेशन देने की? जिस बात को मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहा हूँ, मैं VHP की बात। सुन लीजिए, सवाल किया, जवाब ले लीजिए। हाँ, बोलिए अमितोष, जवाब लगता है अमितोष नेटवर्क में है क्या? आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी, बोलिए। इंडियन अमेरिकन काउंसिल जो है उसका जिसने अपोज करा इसको 3 ऑर्गेनाइजेशन में से, उसके काउंसिल के लिंक बताएगा सिमी के साथ, लश्कर तैयबा के साथ और जमात इस्लामी के साथ, उसके फाउंडर शेख उबैद के साथ। इनको ये चाहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला जाए। ह्यूमन राइट की बताइए, किसने लिंक बताए? हिंदुस्तान ह्यूमन राइट की बताइए ना। जब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बताए तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की बताइए ना। इसके किसने लिंक दिखाए? पूरी बात सुनिए ना असगर साहब, पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। इन्होंने 2 बातें की, मैं पूरी बात समझ गया। जी, हमारे पास समय की कमी है, प्लीज अमितोष जरा छोटे में वाइंड अप कीजिए। इनके लिंक आते हैं इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये बैन करते हैं इंटरनेशनल फ्रीडम रिलीजियस में से भारत को बंद करा जाए, प्राइम मिनिस्टर के दौरों के ऊपर में ये अपोज करते हैं, और हम बात करते हैं प्रो फलस्तीन की फेवर में, लेकिन भारत की आजादी और धर्म की बात करी जाती है तो हमारी ये राष्ट्रीयता खत्म हो जाती है। मुझे लगता है ये सेक्युलरिज्म का, छद्म सेक्युलरिज्म का एक उदाहरण। बिल्कुल। मैं सवाल, हमारे पास समय की कमी हो रही है, मैं आखिरी सवाल अमिताभ मित्तल जी और वंदना जी आपसे करूंगा। क्या ये जो पूरी घटना हुई, क्या इसका जो अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या इससे भी कोई संबंध है? वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है, खासकर जो हिंदू की अगर हम बात करें वहाँ पे, क्या वहाँ की जो राजनीति है, क्या वहाँ जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इनका दखल है, इनका प्रभाव है? क्या इन तरीके की चीज़ों को चुनाव से जोड़ा जा सकता है? अमिताभ, जहाँ तक ये हमारा राम मंदिर की झांकी का प्रश्न है, उसका कोई इलेक्शन से, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक हिंदू आस्था का प्रदर्शन है, उसके लिए हम उसमें गए थे। जहां तक शहजाद जी ने कहा हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स के भी बारे में बताइए, तो अगर हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स केयर के ऑर्गेनाइजर्स के साथ जाकर बैठेगा, केयर जो कि डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बाय यूएई, नॉट बाय अमेरिका, बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके साथ जाकर अगर हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स बैठेगा तो आप संगत के कारण
आप इन्वॉल्व हैं उनके लिए। और 5 लोग हैं भाई सिर्फ उसमें, बिल्कुल 5 लोग हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन है वो, उनके पास पावर कहाँ से आ रही है? तो यही उनको टोकन हिंदू लाकर वो हिंदू समाज के अगेंस्ट झूठ क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, बदनाम करने के लिए। बिल्कुल 10% जीडीपी को योगदान देता है अमेरिका की। भाई इसमें साहब, अपनी सोच को बदलना होगा हर हालत में। अमेरिका की मित्रा 3.7 साहब, हर हालत में अपनी सोच को बदलना होगा। हम सबको अपनी सोच को बदलना होगा। हम असल में अपनी सोच वो जाहिर करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं जहर घुला हुआ नजर आता है। हम अगर मुल्क की तरक्की चाहते हैं, मुल्क का फायदा चाहते हैं, मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते, टुकड़े नहीं चाहते, तो हमें पहले बताना होगा हम सब भाई भाई हैं। मना करते हैं आपके इसी जगह आगे बैठ के लोग कहते हैं नहीं नहीं हम भाई भाई नहीं। भाई भाई वाले जो कंसेप्ट है ना, इसी से लोगों को परेशानी होती है। हम हमेशा आप बोलते तो है, लेकिन उस पे जो है अमल कहाँ करते हैं? वो तो एक तरफा आप चाहते हैं। अमल आप चाहते हैं कि एक तरफा भाईचारा होता रहे, हम चारा बनते रहे, आप भाई भाई करते रहो, हमें चारा बनाते रहो। अगर आप अमल करने लगे तो इस सब मामला खत्म हो जाए। भाई हम अमल कर रहे थे, इसीलिए हिंदुस्तान अब तक बचा हुआ है। 80% आबादी वाले देश में अगर हम अमल नहीं करते तो आप कहीं रहते नहीं। असगर साहब, अगर ये अमल नहीं होता है तो अब 80% हिंदुओं की आबादी है यहाँ पे, अगर हम नहीं करते अमल तो आपको लगता है नजारा ये होता जो अभी दिख रहा है, जो आप बोल रहे, क्या बोल पाते आप? नहीं बोल पाते आप। 75 सालों से जो नजारा था, 2 दिन में आपने उस नजारे को बदलने की कोशिश की है। 2 दिन में आपको मिले, आपने उस नजारे को बदलने की कोशिश की है जो कोई बदलने की कोशिश नहीं है। अगर इंडिया में आज सेकुलरिज्म है इसलिए है क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पर हिंदू है। जिस दिन यहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम होगी, यहाँ पर सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। जिसकी दुहाई आप दे रहे हैं ना, वो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। नहीं, सही के साथ होना चाहिए। संख्या किसी की भी ज्यादा हो, ये भी एक जाति की बात है कि हम ये कहें जी हमारी संख्या ज्यादा है, हम इसलिए जुल्म कर रहे हैं। हम जुल्म नहीं कर रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। आपकी संख्या जहां ज्यादा होती है वहां पर हिंदू बोल भी नहीं पाते। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमिताभ मित्तल जी आपका, वंदना जिंगल जी आपका, असगर खान जी आपका और अमितोष पारिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। जितने भी दर्शकों हमारे देख रहे होंगे भारत में और भारत के बाहर, उन सबको लग रहा होगा कि यह जो हिंदू घृणा की चर्चा शुरू हुई है केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से बढ़ते बढ़ते ये अमेरिका और यूरोप तक चली गई है। और जो लोग इसके पीछे है वो एक ग्लोबल साजिश के तहत हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं और हिंदुओं को बदनाम करके भारत के भीतर जो है वो गजवाए हिंद लाना चाहते हैं और मुस्लिम ब्रदरहुड की जो थ्योरी है उस थ्योरी को मजबूत करना चाहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।